बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बिस्मिल्लाह का कोई जवाब नहीं होता और आप लोग इंतज़ार में बैठे थे कि जवाब दें, तभी मैंने सलाम नहीं किया। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हैं वो इस वक्त इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि कभी मैं इंटरनेट पर बैठ के सर्च कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने उसको सेपरेटली इसके अंदर सेव कर लिया था। तो वो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए भी, सही। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ION के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो होती हैं उनमें, यानी कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ MCQs हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलें भाई, स्टार्ट करते हैं। अ मेमोरी लोकेशन विथ सम डाटा दैट कैन बी चेंज, वो मेमोरी लोकेशन जिसके ऊपर पड़े हुए डाटा को मैं क्या कर सकूं, तब्दील कर सकूं। आप जानते हैं कि ऐसी चीज मेमोरी के अंदर एक ऐसी स्पेस जिस पे पड़ा हुआ एक डाटा है, मैं इस 5 को हटा के इसकी जगह 7 प्लेस कर सकूं। एड्रेस तो इसकी लोकेशन हुई ना, नहीं, ये कहलाएगा वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है बेसिकली वो क्या होती है, एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो योर आंसर इज वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट जो होता है वो अनचेंज होता है, यानी कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसको तब्दील। आप जानते हैं कि एक होता है इंट ए, तो इसका मतलब क्या है, ये ए जो है ये वेरिएबल है, वी कैन चेंज इट्स वैल्यूज। लेकिन अगर मैं इंट से पहले यहाँ पे CONST कॉन्स्ट लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम यहाँ पे ए के अंदर तुम्हें इसके साथ ही डिक्लेरेशन के साथ ही जो वैल्यू तुम इंसर्ट करोगे ड्यूरिंग प्रोग्राम, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट। अब आप इसे चेंज इस वजह से नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइप इंटीजर है। स्टैटिक भी इसी वजह से, स्टैटिक जो होता है वो बेसिकली एक सर्टेन स्कोप के लिए इस्तेमाल होता है, एक मखसूस जगह के अंदर एक किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा। जब उस ब्लॉक से बाहर आएंगे तो स्टैटिक एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहन में रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, वेरिएबल। अच्छा, सम डाटा कैन बी, मेमोरी लोकेशन कह रहा है ना, तो मेमोरी लोकेशन बेसिकली क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ। अच्छा, उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा वो नेम ऑफ अ वेरिएबल कहलाएगा। नेम्ड कांस्टेंट नहीं, नेम ऑफ अ वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन की जो एड्रेस होगा, मेमोरी लोकेशन की जो पोजीशन होगी, उसको मैं क्या कहूंगा, एड्रेस कहूंगा। C is a strongly typed language. It means strongly typed. Strongly typed का मतलब क्या है कि अगर तुमने C में printf तुम्हें कहा गया है ऐसे लिखो और तुमने टाइप कर दिया है कैपिटल P से printf, तो ये इस printf को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज टाइप जैसे करने को कही गई है, अगर स्मॉल कैरेक्टर्स में टाइप करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करेंगे, स्मॉल। और अगर लार्ज कैरेक्टर, तो इसको हम कहते हैं केस। इसका मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव कहलाती है। ये कौन सी लैंग्वेज होगी, एवरी प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। आप जानते हैं हर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल किया जाता है। स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन सी स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब ये नहीं हुआ। दूसरा क्या, एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड, ये भी ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन आल्सो बी डिफाइंड एज अ वेरिएबल नहीं। सफिशिएंट डाटा टाइप्स आर अवेलेबल टू मैनिपुलेट ईच टाइप ऑफ डाटा। अब यहाँ पर हम तो केस सेंसिटिव कह रहे थे, अब इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इसका सेंस केस सेंसिटिव वाला नहीं लिया है, कुछ और सेंस ले रहे हैं। आपके बात समझ में आ रही है, क्योंकि केस सेंसिटिव देखे ना, सफिशिएंट डाटा टाइप्स, ऐसी डाटा टाइप्स सफिशिएंट आर अवेलेबल टू मैनिपुलेट ईच टाइप ऑफ डाटा। अब यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, तो स्ट्रांगली टाइप्ड तो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखें, आपके पास है एक सी लैंग्वेज और एक है C++। हम जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर कंपाइलर हमारे पास है C++ का। हम जिसमें है, अभी देखिए
बाहर निकल जाएगा। उठे मेरा बेटा, उठे यहाँ से 10 मिनट। अच्छा, अभी क्या क्या बात बताई जा रही है कि सफिशिएंट डाटा टाइप्स आर अवेलेबल टू मैनिपुलेट ईच टाइप ऑफ डाटा। तो यहाँ पे बात देखिए, दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक मेरे पास लैंग्वेज है सी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और एक होती है C++। ये जो C++ है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है बुनियादी, ये ज़हन में रखिएगा। सी के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल की डाटा टाइप्स होती है, या तो वो इंट हुई या फ्लोट हुई और या फिर कैरेक्टर। जबकि C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी डाटा टाइप्स रिजर्व नहीं है। मैं अपनी मर्जी की डाटा टाइप्स भी क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। वो कैसे बनेंगी ये आपसे नहीं कहा गया, ये हमें बताने की अभी जरूरत नहीं। लेकिन सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स जो होती है वो यूजर डिफाइंड होती है, यानी कि इसके अंदर जो क्लासेस बन रही होती है वो क्लासेस ऐसी होती है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट अवर ओन। मसलन मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाटा टाइप के अंदर इंटीजर भी इन्वॉल्व हो और फ्लोट का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो। समझ में आती बात? मतलब इंटीजर और फ्लोट मिला के कोई डाटा टाइप सी में तो मौजूद नहीं है ना, अलग अलग है ना दोनों। लेकिन मैं ये चाहता हूं कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं कैरेक्टर इंटीजर की उठा लूं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर वेरिएबल की उठा लूं डाटा टाइप। अब जब मैं बनाऊंगा तो वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगी, मेरी अपनी क्लास होगी, एक अलग से डाटा टाइप बनेगी जो मेरी अपनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगी। सी लैंग्वेज हमें ये चीज ऑफर नहीं करेगा, इसी वजह से इसे स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज कह रहे हैं कि इसके अंदर जो टाइप्स मौजूद है वो क्या है, जो गिवन है आपने सिर्फ उन्हीं को समझ। जबकि यहां पे आप जो क्लासेस असल में डिफाइन कर रहे होते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, डाटा टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कहलाएगा, यूजर डिफाइन कहलाएगा। जाओ उसको बुला बुला। यहां तक बात समझ? तो इसका आंसर जो होना चाहिए सफिशिएंट डाटा टाइप आएगा। अगला देखें, a प्लस इक्वल्स टू बी, a प्लस इक्वल्स टू बी। अब अगर आपके पास लिखा है a प्लस इक्वल्स टू बी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने बताया था a इज इक्वल टू a प्लस बी, ये ऐसे लिखा गया। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले मैं लिखूंगा a, फिर साइन आएगी प्लस की, देख रहे हैं, पहले a लिखा फिर साइन आई प्लस की सेकंड, फिर कौन सा लिखा जाता है, इक्वल। इस वाले a को हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और फिर क्या लिखते हैं आखिर में b, यानी कि कैसे लिखा था, a प्लस इक्वल टू b। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, मैं इसकी जगह एक स्मार्ट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ। स्मार्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, मैं इसकी इक्विवेलेंट एक और एक्सप्रेशन बनाऊँ, तो वो एक्सप्रेशन बनती है a प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, सेम। जैसे तुम लिखते हो ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो आप इसको लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू आई। इसका और इसका मतलब क्या होगा, एक होगा। तो इसको लिखने का मेथड क्या होता है, पहले सम लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे, यानी कि पहले सम लिखेंगे नंबर 1 पे, फिर प्लस लिखेंगे नंबर 2 पे, फिर 3 पे क्या लिखेंगे, इक्वल, और फिर आखिर में क्या। लेकिन ये कब लिखा जाएगा, जब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो। तो यहां पे ये जो है b a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी, a प्लस इक्वल्स टू बी, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस बी आया, तो इसका आंसर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये स्मार्ट एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, ठीक है सर। हाँ बेटा। सर अगर ए जो ए को मिस कर देते हैं तो उसका आंसर ये नहीं होगा, a इज इक्वल्स टू प्लस बी। अगर हम उस a को जो आप 3 मिनट कर रहे हैं इस पे, जो हम अगर a को मिस कर रहे हैं नीचे से, इस a को अगर हम मिस कर रहे हैं हाँ। तो फिर a नहीं, इक्वल्स टू प्लस बी नहीं होगा। लिखने का जो तरीका बताया गया है वो ये कहता है कि अगर तुम एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहे हो तो बैकएंड में आपका कंपाइलर इसे a इज इक्वल टू a प्लस बी ही समझेगा। यानी कि कहीं पे अगर a इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा है तो इसमें 1 2 3 4 5 कंटेंट है ना, तो 5 के बजाय देखिए पूरी एक्सप्रेशन सिर्फ 4 पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको सिंप्लीफाइड कर दिया, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं किया।
विच इज ट्रू अबाउट वेरिएबल। बताइए वेरिएबल के लिए क्या चीज ट्रू है? द नेम एंड डाटा वैल्यू कैन बोथ चेंज। क्या वेरिएबल का नाम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होता है? नहीं। जब आपने आई डिफाइन कर दिया हमेशा। तो बताइए वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन नाम तब्दील नहीं। नेम कैन चेंज नहीं, बट नहीं, ये भी नहीं। नेम कैन नॉट चेंज, ये सही है, बट नहीं। तो इसका मतलब क्या ये है? विच इज नॉट अ रूल। अच्छा यहाँ पे कह रहा है नेम एंड डाटा बोथ कैन नॉट चेंज, तो फिर वो कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कॉन्स्ट वेरिएबल होगा, तब होगा। विच इज नॉट अ रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। इस जब हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ना कि स्टार्टिंग किसी कैरेक्टर वो नंबर से स्टार्ट ना हो जाए, स्पेसेस ना डालूंगा, स्पेशल कैरेक्टर्स ना डाले, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता हूँ, समझ रहे हैं? तब बताइए यूज डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ वेरिएबल, यानी कि ऐसा नाम वेरिएबल का रखने के लिए जाओ जो कि डिस्क्रिप्टिव हो। मसलन मुझे रेडियस लिखना है तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? आर, ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ नेम। अब अगर मुझे फादर्स नेम लिखना है तो मैं लिखूंगा एफ अंडरस्कोर नेम, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है, फादर्स नेम, तुम्हें समझ में? या एफ नेम। तो डिस्क्राइब करना चाहिए ना वेरिएबल। स्टार्ट द नेम ऑफ वेरिएबल विद लेटर, ठीक है। ऑल नथिंग बट लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर, सारे सही हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर ऊपर तो नॉट लिखा हुआ है, नॉट नहीं है। नहीं, which is not a rule for naming variable. Use descriptive name for variable. अब descriptive name का मतलब तो यही हुआ कि ऐसा वे नेम जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहा हो, तो वो तो यूज करते हैं हम होना चाहिए। अब यार ये समझ में नहीं आया भाई, ये इसमें से अगर नॉट हटा दो तो आना चाहिए। खैर जाने देते, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम्स कैन नॉट कंटेन। वेरिएबल या कांस्टेंट जो होते हैं नेम्स, चाहे वेरिएबल हो चाहे कॉन्स्ट वेरिएबल हो। कॉन्स्ट का मतलब अभी मैंने लिखा था ना, कॉन्स्टेंट a इज इक्वल टू 5, चेंज नहीं होगा, रहेगा वेरिएबल ही, लेकिन कांस्टेंट टाइप वेरिएबल का नहीं। अब कांस्टेंट कैन नॉट कंटेन, क्या नंबर्स हो सकते हैं वेरिएबल में? वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्लेस कर रहे हो, देखो कंटेन्स का मतलब क्या है? नेम, कांस्टेंट नेम्स। तो बताओ नेम्स के अंदर क्या नंबर आ सकता है? मुझे ये बताइए कि मैंने लिखा नेम वेरिएबल, यानी लिखा इंट नेम, तो ये सही है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है? नंबर्स आर अलाउड, अंडरस्कोर अलाउड, लेटर अलाउड, पीरियड अलाउड नहीं है। पीरियड का मतलब क्या हो गया? डॉट जो होगा, तो आप डॉट जो है वो आप उसके अंदर, क्योंकि डॉट स्पेशल कैरेक्टर है, लिहाजा नेम ऑफ द वेरिएबल में आप इसे यूज। वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद, नंबर से बिगिन नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यही रह गया ना, नंबर तो गलत है, अपर केस लोअर केस सारे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट आप ले सकते हैं, और आगे तो आ सकते हैं ना नंबर बीच में। हाँ अंदर बीच में, इस कैन नॉट स्टार्ट विद लिखा। हाँ भाई अपर केस लोअर केस का मतलब केस सेंसिटिव है नहीं, अपर केस का मतलब, हाँ मकसद इसका यही हुआ, लेकिन अपर केस लोअर केस, जैसे मैं एफ एक वेरिएबल और एक स्मॉल एफ डिफाइन करूं तो दोनों अलग अलग वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होता? आइडेंटिफायर जो होता है वो बेसिकली नेम ऑफ वेरिएबल्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिफायर का दूसरा नाम क्या है? नेम्स ऑफ वेरिएबल। अभी बताइए, क्या मैं माई इंट ले सकता हूं वेरिएबल का नाम? यस। कोई रिजर्व वर्ड तो नहीं, देखो इंट रिजर्व वर्ड है लेकिन माई इंट तो नहीं है, तो ले सकते हैं। माई इंटीजर ले सकते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल। टोटल 3 ले सकते हैं। रिटर्न, आपको याद है रिटर्न 0 लिखते थे, तो ये रिजर्व वर्ड हो गया ना इसको। बिल्कुल, जब आप इंट मेन के साथ इंट लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? रिटर्न। समझ में आ रही है बात? नहीं सर, अगर मैं लेती हूं कैसे नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मसला ये कि वेरिएबल जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए हमेशा, याद।
Which term describe the kind of the value that is a variable can store? बताइए वो कौन सी टर्म होती है जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। बताइए, क्या मैं वेरिएबल के नाम को देख के बता सकता हूं? नहीं। मसलन अगर मैंने लिखा है इंट ए और मैं ए में रख दूं किस चीज को, इसको, अब ये तो वेरिएबल का नाम तो मुझे नहीं पता था ना। जब मैं उसे डिक्लेयर करता हूं तो उसकी जो डाटा टाइप होती है स्टार्टिंग में वो बताइए, डाटा टाइप बता, वेरिएबल टाइप नहीं, ये साइज वाइज नहीं, सिर्फ क्या चीज बताती है? डाटा टाइप मुझे ये डिफाइन करती है कि के अच्छा, बात समझ में आ गई ना? तो डाटा टाइप जो है वो वेरिएबल की टाइप को डिफाइन करेगी। इसके अलावा वेरिएबल नेम से मुझे नहीं पता लगेगा किस टाइप का। मतलब एक वेरिएबल मैंने एक्स कह दिया, अब मुझे ये बताओ कि कौन से टाइप का है, तुम्हें तो नहीं पता कि फ्लोट है इंटीजर, जब तक तुम उसकी डेफिनेशन में उसकी डाटा टाइप ना देखो। समझ में आई बात? पता है बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें वेरिएबल के नाम को देख के हम अंदाजा लगा लेते थे कि ये स्ट्रिंग टाइप है या नंबर न्यूमेरिक टाइप, जीडब्ल्यू बेसिक। लेकिन सी के अंदर नहीं था। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डाटा टाइप? डाटा टाइप्स यानी कि कितने टाइप्स का डाटा होता है, कौन सी डाटा टाइप हैज नो मेमोरी रिक्वायरमेंट। बताओ क्या डाटा टाइप जो होता है वो जो भी होता है उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है ना? मसलन जब मैं वेरिएबल को डाटा टाइप के रिलेटिवली डिफाइन करूंगा तो किसी मेमोरी में ही तो सेव होगा, बगैर मेमोरी के कैसे सेव होगा? क्योंकि डाटा टाइप वेरिएबल को डिफाइन, वेरिएबल डिफाइन होता है इनसाइड द मेमोरी। तो इसका मतलब क्या है? पहला वाला तो ठीक है, ईच डाटा टाइप हैज डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट। हर डाटा टाइप की मेमोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ये भी ठीक है। डाटा टाइप हैज नो मेमोरी, हैज नो मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो ये तो गलत हुआ ना, मस्ट बी देयर, मेमोरी इज नीडेड। ईच डाटा टाइप हैज द सेम मेमोरी रिक्वायरमेंट, क्या हर डाटा टाइप की मेमोरी रिक्वायरमेंट सेम? गलत है, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है? क्या आंसर क्या होगा? Which data type is used to store numeric value with no decimal? Numeric value with no decimal, तो int। float कहाँ से आएगा? int। The integer variable can store the, एक जो integer variable है int टाइप का, वो जो वैल्यू स्टोर करेगा वो वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप्स होंगी, ठीक है। नॉन इंटीग्रल नहीं, फ्लोट भी नहीं होगी ना, तो इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर ही स्टोर करेगा और न्यूमेरिक डाटा टाइप वो फ्लोट डाटा टाइप फ्लोट वैल्यूज के स्टोर। द डाटा टाइप दैट कैन हैंडल डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, तो ये क्या आ जाएगा? फ्लोट। द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड इन फ्लोट, फ्लोट में कितने बाइट्स का? नहीं, 4। ये जो होता है ये फ्लोट होता है, 2 का जो होता है वो इंट होता है, और कैरेक्टर जो होता है CHAR 4 वो 1 बाइट का होता है। 4 बाइट के अंदर फ्लोट स्टोर होता है। एक नॉर्मल डाटा जो होगा फ्लोट वो 4 बाइट पे होगा। नहीं करो भाई, सीधा बैठो। व्हाट हैपेंस व्हेन द रिजल्ट ऑफ, क्या होगा जब रिजल्ट ऑफ एक कैलकुलेशन का रिटर्न रिजल्ट जो है एक्सीड बढ़ जाए द कैपेसिटी ऑफ डाटा? ये इसका जवाब कौन देगा? मसलन मेरे पास एक वेरिएबल है इंट, सुनो भाई, इंट ए, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 से लेके 65,536, सपोज यहाँ तक जा रही है 65,536, यहाँ तक जा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 535 हो गई, ठीक है। अब ये बताइए ये जो वेरिएबल इसकी वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर समझते हैं तो बहुत अच्छा। यहाँ तक आ गए? अब जरा ये चीज समझिए कि ये 0 से लेके यहाँ तक है ना, अगर मेरे पास ए में वैल्यू पड़ी हुई है 65,535, तो बताइए ये वैल्यू क्या ए में मूव हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसकी रेंज दी हुई है ना ये, तो बताइए लास्ट रेंज जो 35 है वो क्या इसमें मूव हो सकती है? हो जाएगी, इसमें मूव हो जाएगी। लेकिन बताइए अगर मैं इसमें +1 कर दूं, जब मैं इसे +1 करूंगा तो ये 65,536 हो जाएगा। लेकिन बताइए इसकी अपनी क्लॉक में, अपनी घड़ी में 36 तो नहीं है ना,
तो इसका मतलब क्या होगा कि 35 के बाद दोबारा से कहां से शुरू कर देगा ये 0 से, यानी कि 65,536 का मतलब क्या है कि आपके ए में वैल्यू क्या आ जाएगी 0, रीसेट हो जाएगी। अच्छा स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल ये रीसेट 0 से स्टार्ट हुआ। तुमने जब ये +1 किया तो 36 हुआ ना, 36 का मतलब क्या हो गया कि 35 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 0, तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब मतलब 35 है ना, अगर तुम ये करो 65,540 तो इसका मतलब क्या है, कितना ज्यादा है 5, तो इसका मतलब क्या है 0 से लेकर आप आगे आएंगे तो 4 आंसर, समझ रहे? इसका मतलब क्या है कि जब आपकी वैल्यू एक्सीड करती है तो वैल्यूज सर्टेन रेंज में रीसेट हो जाती है। तो एक सेकेंड, सिस्टमैटिक लॉजिकल सिंटैक्स ओवरफ्लो। अब यहाँ पे रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, अच्छा ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ डाटा, ये तो वैल्यू उसकी कैपेसिटी मौजूद है ना, रीसेट हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट, मसलन मैंने ए के अंदर ये जो कह रहा है ना, ये वाला काम नहीं कह रहा, ये वाली चीज नहीं कह रहा कि एक्सीड कर, इसका मतलब क्या है कि 5/0 कर दिया तो इसका आंसर होता है इंफिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। अब जब बहुत बड़ा नंबर आएगा तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम एरर नहीं आएगा, अच्छा सिंटैक्स भी नहीं होगा, ये क्या कर जाएगा डाटा ओवरफ्लो, तो यहाँ पे कौन सा एरर आ जाएगा ओवरफ्लो। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 कर दिया जाए, या डिवाइडेड बाय 0 वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है एक्सीड, वरना इनको देना ये वाला केस चाहिए था कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट बिकम रीसेट। सर अगर आपको खुद ही बढ़ाना चाहे जो वैल्यू इसकी वो है ना, भाई देखिए 5/0 का मतलब क्या है, आने वाला आंसर बहुत बड़ा है, तो वो तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो रीसेट हो ही जाएगा। अगर ये वाला लिखा है इसकी एंट्री वो होती है, एक लिमिट होती है 65 करोड़, हम इसको बढ़ा सकते हैं ना लॉन्ग करके, लॉन्ग करते बात सही सही बिल्कुल ठीक है। अब सवाल क्या था भाई, पूछ रहे हो बता रहे हो, नहीं बता रहा था, हाँ ये कहो ना सर सब ज्यादा वैल्यू इसकी 8 की होगी, मतलब जैसे रेंज होती है सब ज्यादा 8 की रेंज। एक मिनट वेट कीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ये 20 तक कर लिए पूरे। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, सुनो भाई, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंस कहलाती है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये डेसिमल के बाद जो कराते हैं वो सिग्निफिकेंस कहलाते हैं। Which variable should be used to store I want and I exam, जो भी है। अब ये मुझे बताओ कि ये किस में, ये 4 में। अच्छा अगर मुझे इसको स्टोर करना है 4 में, तो ये 4 के अंदर अगर वेरिएबल a लिख रहा हूं मैं, तो वो a कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल इसे बनाना पड़ेगा। तो आपको याद है स्ट्रिंग के लिए हम राउंड वो जो कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिख के अगर मैं ये वाला सेंटेंस बना देता जो लिखा हुआ आई एम इन एग्जाम, जो भी है, ये जो चीज देखिए, अब ये पूरे का पूरा कंटेंट इसके अंदर मूव हो जाएगा। सेकंड लास्ट और लास्ट, आप 19वां देखें, इसका था क्या, इसका आंसर क्या होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट लीगल, लीगल नहीं है, बताइए 4 के अंदर ch वेरिएबल है, उसमें b मूव कर रहा है, ठीक है सर, ये कैरेक्टर टाइप है और इसमें 65 मूव कर रहे हैं, ये भी नहीं, सुने 65 का मतलब क्या है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना, नंबर है ना, इसके नंबर के रिलेटिवली कोड क्या होता है, a, क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 65 नहीं, असल में हम मूव क्या करा रहे हैं, तो ये टाइप कास्टिंग करके खुद से मूव करा देगा और ये सही मूव कराएगा। समझ में आती बात, यानी कि किसी कैरेक्टर के अंदर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में कैरेक्टर मूव किया जा सकता है। अच्छा CH0 ये भी ठीक है, एक ही एक कैरेक्टर आ रहा है ना, जीरो मतलब ए, जीरो का मतलब ए नहीं, यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, जीरो वैल्यू जो एज अ वैल्यू चली जाएगी, यानी कि इसका कोड सेपरेटली आपके पास न्यूमेरिक में होगा। अब यहाँ पे 4CC 2 कैरेक्टर दे दिए ना, तो ये तो स्ट्रिंग टाइप नहीं होना चाहिए था, यानी कि इसको लिखा जाना चाहिए था 4CH, ये वाला ब्रैकेट होता और फिर लिखा होता है डबल कोटेशन में CC। अब ये सही होता है, तो इसका मतलब क्या है, क्या आखिरी देखो, which of the following is used to separate each variable while declaring more than one variable,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, क्या चीज इस्तेमाल होता है अगर एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर, मसलन तुम लिखने जा रहे हो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, समझ गए?